सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में मैं दो टॉपिक कवर कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे सुपर ऐप पर। देखेंगे सुपर ऐप क्या होते हैं, इस समय क्यों चर्चा में बने हुए हैं। वहीं जो दूसरी खबर है, इसमें हम बात करेंगे श्रीलंका के संविधान के 19वें संशोधन पर और देखेंगे आखिर ये 19वां संविधान संशोधन श्रीलंका का क्यों चर्चा में बना हुआ है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सुपर ऐप पर। तो ऐप क्या होते हैं कि वह किसी चीज़ की सुविधा देने वाले एक प्लेटफॉर्म होते हैं। जैसे आप अमेजन यूज करते हैं, आप नेटफ्लिक्स यूज करते हैं, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, आप फेसबुक यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वह कंपनियां जो सुविधाएं आपको देना चाहती हैं, उससे जुड़े सभी फीचर्स आपको दिए जाते हैं। लेकिन इन सभी जितने भी आप ऐप ले लीजिए, इन सब के केंद्र में होता है डेटा। अर्थात कुछ डेटा वह आपको देती हैं, कुछ डेटा की वो डिमांड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक है, वह एक ऐप है। उसका ऐप आप जैसे ही इंस्टॉल करेंगे, जैसे उसे एक्टिव करेंगे, आपसे पर्सनल कुछ जानकारी वो पूछेगा। ठीक हर व्यक्ति से वो पर्सनल जानकारियां कुछ ले रहा है। अब वो जितनी भी जानकारियां हम दे रहे हैं, सब क्या हो रहा है, उसके पास स्टोर हो रहा है। फिर जब क्या होता है, फेसबुक पर हम कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी हम अपने विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें शेयर कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं, इस सब की जानकारी उनके पास होती है। तो होता क्या है कि सभी कार्यों में कंपनी के पास डेटा पहुंचते हैं और इन डेटा का प्रयोग कंपनियां करती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप क्या करते हैं कि मान लीजिए आपको कोई कार खरीदना है और आप किसी कंपनी की कार खरीदते हैं, तो देखते देखते आपको कुछ जो है कि कुछ ऐसे साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, वह आपको कार के कुछ जो है कि प्रोडक्ट दिखाने लगेंगे। वह कैसे पता चला कि दरअसल आपने जो सर्च किया उसके आधार पर वह आपको रिकमेंड करते हैं। इसमें क्या हुआ, आपने कौन सा कार देखा, इसकी जानकारी जैसे उस व्यक्ति को पहुंची, उसने आपको क्या किया, ऑफर किया। ठीक इसी तरह से अगर आपने कभी देखा होगा, जस्ट डायल पर आप क्या करते हैं, कॉल करते हैं। आप कहते हैं कि मुझे किसी ट्रेवल एजेंसी का नंबर दीजिए, मुझे यहाँ से लेकर वहाँ तक जर्नी करनी। वह आपका नंबर क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म पर डालता है और जितने लोग जुड़े होते हैं उन तक आपका नंबर पहुँच जाता है। और आपने देखा होगा कि चाहे अनचाहे आपके पास 10 कॉल आ जाते हैं कि आपको हम ये सुविधा देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में क्या है, डेटा यूज हो रहा है। तो इसी से जुड़ा हुआ पूरा टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तकनीकी के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका डेटा की होती है। इस डेटा में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जानकारियां भी होती हैं और हमारे आसपास की जानकारियों सहित हमसे जुड़ी जितनी जानकारियां हैं, ये सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, डेटा के अंतर्गत रखते हैं। अर्थात मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, मैं क्या खरीदता हूँ, मैं क्या चीज़ पसंद करता हूँ, ये सभी चीज़ें क्या हैं, डेटा है। हम क्या करते हैं, सैकड़ों प्रकार की सेवाएं लेते हैं, हजारों प्रकार की वस्तुओं की खरीद करते हैं। हम अब इससे हमारी पसंद और नापसंद का पता चलता है। ठीक इसी तरह से सोशल साइट्स पर जो हम अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं, ये सब क्या है, डेटा है। और इसी डेटा का महत्व सबसे ज़्यादा है। इसीलिए वर्तमान समय में हर कंपनी क्या चाहती है कि वो डेटा स्टोर करे और उस डेटा के आधार पर आपको बेचे। जैसे किसी की चॉइस में क्या होता है, उसको साइकिल खरीदना है, किसी को मोबाइल खरीदना है, किसी को लैपटॉप खरीदना है, लेकिन
लेकिन जो भी लैपटॉप साइकिलें बेचने वाले होंगे वो तभी आप तक पहुंच पाएंगे जब आपसे जुड़ी क्या होंगी, डेटा हो। और डेटा के इसी महत्व को समझते हुए एक ऐप बनाया गया था वर्ष 2011 में। इस ऐप का नाम था विक्सिन। और यह विक्सिन जो एक ऐप बनाया गया था, यह एक सुपर ऐप था और यह वर्ष 2011 में इसकी शुरुआत की गई। लेकिन वर्ष 2012 में जब इसकी संख्या बढ़कर, यूजर्स की संख्या बढ़कर 100 मिलियन हो गई तो इसे वीचैट नाम दिया गया। जी हाँ, वीचैट, जो कि यह एक चाइनीज कंपनी है, उसके द्वारा बनाया गया था। तो वर्ष 2011 में इसको बनाया गया। वर्ष 2012 में इसके जो यूजर्स की संख्या थी वो बढ़कर 100 मिलियन हो गई। उसके बाद इसको वीचैट नाम दिया गया और वर्ष 2018 में यह विश्व की सर्वाधिक सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने वाला क्या हो गया, सबसे बड़ा ऐप बन गया। और इसका जो विकास किया गया था वह किया गया था टेंसेंट होल्डिंग लिमिटेड के द्वारा। तो टेंसेंट होल्डिंग जो लिमिटेड है, इसके द्वारा जिस ऐप का विकास किया गया था उसका ओरिजिनल नाम प्रारंभ में विक्सिन था, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया, वीचैट कर दिया गया। और वर्ष 2018 में यह क्या हो गया कि बहुत प्रकार की सुविधाओं को एक ही साथ देने वाला ऐप बन गया। इसको आसान तरीके से मैं समझाता हूं, फिर से हम वीचैट पे बात करें। आपने देखा होगा कि जस्ट डायल का जो है कि ऐप का प्रचार जो है कि अमिताभ बच्चन जी के द्वारा किया जाता। वो कहते हैं कि 10 ऐप रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करो, जेडी से पूछो। ठीक इसी प्रकार का यह जो विचार जेडी ने अपनाया, अर्थात जस्ट डायल ने अपनाया, इस प्रकार का विचार जो है कि लेकर 2011 से ही कंपनी बढ़ रही थी और वह वर्ष 2018 में सर्वाधिक लोग तो एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनेक सुविधाओं को पहुंचाने वाला ऐप बन गया। वीचैट एक चाइनीज कंपनी है जो मैसेजिंग की सुविधा देती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध करवाती है, मोबाइल पेमेंट कर सकते हैं, म्यूजिक चला सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, अर्थात जो भी आप सैकड़ों प्रकार की सुविधाएं अलग अलग वेबसाइट और जो है कि ऐप के माध्यम से लेते हैं उससे कर सकते हैं। अर्थात आप बैठे बैठे उसमें मूवी देख रहे हैं, चैट कर रहे हैं, आपको लगा कि आपको बाहर जाना है, आप जो है कि कैब बुक कर सकते हैं, आपको भूख लगी आप खाना मंगा सकते हैं, आपको लगा पैसे का पेमेंट करना, पैसे पेमेंट कर सकते हैं। कुल मिलाकर सब कुछ क्या हो रहा है, एक ऐप के माध्यम से हो रहा है और इसी के कारण इसको क्या किया गया, ज्यादा लोकप्रियता मिली और यही था वीचैट। और इस तरह से वीचैट में क्या हो सकता है, एक ही स्थान पर सब कुछ आपको मिल सकता है। एक चाइनीज कंपनी है। अब सुपर ऐप को क्या है कि इसको इस रूप में समझिए कि यह डिजिटल क्षेत्र का एक सुपर बाजार होता है। सुपर बाजार का मतलब कि आप जैसे आपने देखा होगा जो सुपर मार्केट होते हैं उसमें बहुत सी दुकानें होती हैं। आपको कपड़ा चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको जो है कि खाने की चीज़ें चाहिए, आपको इंटरटेनमेंट की सभी चीज़ें जैसे मिल जाती हैं। ठीक इसी तरह से जिन ऐप के अंदर इतनी सुविधाएं होती हैं कि वो हर चीज़ को आपको उसी एक प्लेटफॉर्म पर दे सकें, उसको सुपर ऐप बोलते हैं। वीचैट के इस समय 1 बिलियन से अधिक जो है कि मासिक सक्रिय उपभोक्ता है। ध्यान दीजिएगा, 1 बिलियन से अधिक। अब मुझे आप बताइएगा 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं। तो 1 बिलियन से अधिक जो है कि क्या है, इसके मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, ना कि रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड का मतलब होता है किसी ने रजिस्टर्ड कर दिया फिर जो है कि उसको यूज नहीं कर रहा, लेकिन इसके क्या है, सक्रिय एक्टिव उपभोक्ता हैं। और इसी कारण चीन इसे ऐप फॉर एवरीथिंग, ध्यान दीजिएगा, चीन क्या कहता है इसको, ऐप फॉर एवरीथिंग, अर्थात जो चाहिए, और इसको सुपर ऐप का नाम देता है। अब हुआ क्या है, ये तो था चीन का बैकग्राउंड। इसी विचार को देखते हुए भारत में भी कई तरह के प्रयास इस समय हो रहे हैं। इसी में कुछ माह पहले ही फेसबुक ने रिलायंस जियो के साथ लगभग 10% रिलायंस जियो की हिस्सेदारी खरीदा और उस समय भारत में सुपर ऐप के विकास को लेकर बातचीत काफी तेजी से आगे बढ़ी। फेसबुक क्या करना चाहता है, अपने व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके जियो के डेटा एकत्रण और जियो मार्ट का प्रयोग करके व्यक्ति को सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर देना चाहता है। अब इसमें देखिए आसान शब्दों से मैं समझाऊं तो अगर इसमें क्या है कि जो व्हाट्सएप है जिसके आप मिलियन जो अगर यूजर्स देखें तो इसमें 400 मिलियन यूजर हैं। तो व्हाट्सएप ये चाहता है कि जिस तरह से आप चैट करते हैं उसी में क्या हो, इतनी विशेष सुविधाएं हो कि आप पेमेंट कर सकें, आप जो है कि कोई
खाना चाहते हैं आप खाना मंगा सकें, आप जो है कि कहीं ट्रेवल करना चाहते हैं कर सकें। जैसे आप देखे होंगे पेटीएम में भी कई सुविधाएं होती हैं, ठीक इसी प्रकार की सुविधा देने का प्रयास अब इस समय रिलायंस जियो और जो है कि व्हाट्सएप अर्थात जो कि फेसबुक की कंपनी है मिलकर कर रहे हैं, और इसी के तहत उन्होंने खरीदा। प्रश्न आएगा कि आखिर जो है कि व्हाट्सएप जिसके यूजर्स ऑलरेडी हैं वह जो है कि रिलायंस के साथ क्यों जोड़ना चाह रहा है। उसके पीछे का कारण यह है कि रिलायंस क्या करेगा, उसको डेटा स्टोर इंडिया में रखने की अनुमति देगा, और इस तभी क्या होगा, भारत सरकार से उसको अनुमति मिल पाएगी कि हाँ आप इस सुविधाओं को दे सकते हैं। क्योंकि डेटा का जो है कि अगर बाहर एकत्रण होता है तो ये चिंताजनक होता है, इस सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से खराब होता है। आपने देखा होगा अभी भारत सरकार ने जो है कि बहुत से ऐप चाइनीज ऐप को बैन किया, उसमें भी क्या था, डेटा ही कहीं ना कहीं था। तो कुल मिलाकर इस समय जो है कि व्हाट्सएप अर्थात फेसबुक और जियो मिलकर क्या कर रहे हैं, इसी प्रकार के ऐप बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें क्या होगा, ये मल्टीपर्पज ऐप होंगे, इसमें सोशल मीडिया की चीज़ें होंगी, डिजिटल पेमेंट होगा, गेमिंग होगा, बुकिंग होगा, ट्रेवल होगा, मनोरंजन होगा, इसमें बैंकिंग, सभी कुछ इसमें क्या होगा शामिल हो सकता है, और इससे सभी सुविधाएं आपको मिल पाएंगे। ठीक इसी तरह से क्या होगा कि जब यह फेसबुक और जियो का यह पूरा नया कॉन्सेप्ट जब सामने आएगा तो आपको 10 ऐप रखने की जरूरत नहीं होगी। जैसे वीचैट सुविधाएं दे रहा था, एक ही ऐप के माध्यम से सभी कुछ, जैसे जस्ट डायल भी अभी कुछ देने का प्रयास करता है, जैसा कि पेटीएम भी इस समय अपने आप को सुपर ऐप के रूप में बनाने का प्रयास कर रहा है। इस समय अगर देखें तो पेटीएम भी जो है कि क्या कर रहा है, सुपर ऐप की ओर बढ़ रहा है। इस समय इसके रजिस्टर्ड जो उपभोक्ता हैं उनकी संख्या 350 मिलियन है, और इस समय क्या करता है, ये पेटीएम मॉल की सुविधा देता है, पेटीएम पेमेंट बैंक की सुविधा देता है, पेटीएम मनी का सुविधा देता है, पेटीएम स्मार्ट रिटेल जो है कि देता है, मोबाइल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग आदि की सुविधाएं दे रहा है। अर्थात लेकिन अब भी वह चीज नहीं आ पाई है जो वीचैट के पास है। जुलाई में हमें इसी प्रकार का और एक ऐप बनाया गया था जिसका नाम था एलिमेंट ऐप को लॉन्च किया गया, और इसका लोकार्पण खुद जो है कि उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी द्वारा किया गया था। अभी जो यह ऐप है ये भी क्या कर रहा है, अपने आप को एलिमेंट्स जो ऐप है ये भी क्या कर रहा है, सुपर ऐप की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अभी ये सीमित है ऑडियो वीडियो कॉलिंग, पर्सनल और ग्रुप चैट से, लेकिन जल्द ही क्या करेगा, ये भुगतान ई कॉमर्स की भी सुविधाएं देगा। तो कहीं ना कहीं अब भारत में भी जिस प्रकार वीचैट ने अपने आप को खड़ा किया है कि एक ही ऐप के माध्यम से सबको कुछ देने का, ठीक इसी प्रकार के प्रयास कई कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है। जो एलिमेंट्स ऐप मैंने बताया, इसे बेंगलुरु स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। अब जो नया घटनाक्रम आया है उसमें टाटा समूह भी अगले वर्ष की शुरुआत तक एक सुपर ऐप को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसका विकास किया जा रहा है टाटा समूह की एक नई इकाई टाटा डिजिटल के द्वारा। कंपनी का उद्देश्य भी क्या है, अपने ग्राहकों को सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाना है, जैसे कि वीचैट जो क्या करता है उपलब्ध करवाता है। तो इस तरह से क्या होगा कि इस जो है टाटा समूह भी एक ऐप इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कर रहा है। ऐप इकोसिस्टम का मतलब है कि ऐप का इतना जाल कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास मेरे मोबाइल में 10 ऐप हैं, मैं उनको किसी ऐसे तरीके से इंटरलिंक कर दूं जिससे क्या हो, एक ऐप के माध्यम से मुझे हर ऐप की सुविधाएं मिल जाएं। तो इसी प्रकार के इकोसिस्टम को हम ऐप इकोसिस्टम बोलते हैं। और इसी कारण जो है कि आने वाले समय में जो टाटा समूह के द्वारा सुपर ऐप बनाया जा रहा है, इसमें ई कॉमर्स, इंटरनेट, सभी प्रकार के भुगतान, यात्रा, पर्यटन, सोशल साइट्स की सभी सुविधाएं एक ही मंच पर उपलब्ध हो पाएंगे। अब है क्या कि भारत में सुपर ऐप के विकास के लिए बहुत अच्छी कंडीशन है, इसीलिए कंपनियों की अब बाढ़ आ चुकी है और बाढ़ आएगी। इसमें जो कंपनी सबसे अच्छी सेवा देगी, जो है कि आसान पूर्वक सेवा देगी, वही कंपनी क्या करेगी, लीड करेगी। भारत में हुआ क्या है कि जो है कि इस समय कि जो हमारी आबादी है उसकी बहुत बड़ी आबादी क्या करती है, मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग करती है। और मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग करने का मतलब क्या है कि वो 10 तरह की सेवाओं का उपभोग कर रहा है, कहीं पे म्यूजिक देखने के लिए, कहीं पे चैटिंग के लिए, कहीं सोशल साइट्स पर। तो इस तरह से लग रहा है कंपनियों को, चूंकि उपभोक्ताओं के पास मोबाइल है, सस्ता डेटा है, तो हम अगर क्या करें, कोई ऐसा ऐप बना दें जिससे उसको 10 ऐप पर ना जाना पड़े, तो इससे क्या होगा, उसको फायदा होगा।
होगा तो भारत में जो इंटरनेट यूजर की संख्या है वो बढ़कर 50 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। और इस तरह से भारत क्या है, चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट का प्रयोग करने वाला देश है। ऐसे में वी चैट की जगह हमारे यहाँ भी कई जो है कि सुपर ऐप देखने को बहुत जल्दी ही मिलेंगे। भारत के अधिकांश शहरों में इस समय चूंकि ई कॉमर्स की भी सुविधाएं मिल रही हैं, इसका मतलब है कि अमेजन है, फ्लिपकार्ट है या जो है कि मिंत्रा है, जितनी भी कंपनियां हैं ये क्या कर रही हैं, डिलीवरी दे रही हैं। अब सोचिए कि अगर टाटा क्या करे, ऐसा ऐप बनाए कि आप उसके माध्यम से जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे ई कॉमर्स की हों या इंटरटेनमेंट, सबका एक ही साथ लाभ ले सकते हैं। तो ये क्या होगा, इससे पता चलता है कि लोग एक ही ऐप के माध्यम से अमेजन की भी खरीदारी कर सकेंगे, फ्लिपकार्ट की भी कर सकेंगे, सभी चीज़ों को खरीद सकेंगे, सभी चीज़ें एक ही स्थान पर देख सकेंगे। तो उस ऐप का फ्यूचर कहीं ना कहीं क्या है, काफ़ी ब्राइट होगा। इसके साथ ही साथ जो है कि जितने भी इस समय इंटरनेट के जो है कि प्रोवाइडर हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, जो डेटा है उसको सस्ता कर दिया है। अब डेटा सस्ता होने का मतलब यह है कि लोगों के पास मोबाइल है, डेटा सस्ता है तो ज़्यादा यूज करेंगे। बस लोगों को क्या चाहिए, जो वह चाहते हैं वही मिले। आपने देखा होगा, आप यूट्यूब में जब मूवी वगैरह सर्च करते हैं, न्यूज़ वगैरह सर्च करते हैं, तो जैसी चीज़ें सर्च करते हैं हिस्ट्री के आधार पर यूट्यूब आपको रिकमेंड करता है। ठीक इसी प्रकार सुपर ऐप में भी क्या होगा, जो चीज़ आप चाहेंगे उसी प्रकार की चीज़ें आपको प्रीफर की जाएंगी। तो इससे क्या होगा, जो यहाँ पर लोग हैं उनको आसान होगा यूज करना, और जो ऐप होगा, ऐप का निर्माण करता होगा, उसको भी कहीं ना कहीं फायदा होगा। लेकिन इन सभी चीज़ों के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। हालांकि एक चीज़ ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ है, ऑनलाइन लेन देन और साथ ही साथ खरीदारी, ऑनलाइन खरीदारी को बढ़ावा मिला है। अर्थात लोग अब जो है कि जा रहे हैं तो पेमेंट भी क्या कर रहे हैं, मोबाइल से कर रहे हैं, कैश का लेन देन कम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है कि चूंकि अब घरों से निकलने का उतना नहीं है, लेकिन डिलीवरी बहुत सी चीज़ों को हो रही है तो मंगा रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं एक कल्चर इंडिया में पहले से ही मोबाइल की संख्या ज़्यादा होना, इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या ज़्यादा होना, ऑनलाइन के क्षेत्र में खरीद बिक्री का अब ए रेट बढ़ना या जो है कि उसकी मात्रा बढ़ना, इन सभी के कारणों की वजह से भारतीय भी अब ये चाहते हैं कि उनके पास कोई एक ऐसा सुपर ऐप हो जिसमें चैट कर सकें, वीडियो कॉलिंग कर सकें, खरीदारी कर सकें, पर्यटन कर सकें, अपने जो है कि बिल भुगतान कर सकें, सभी कुछ हो। लेकिन बावजूद इनके कुछ चुनौतियां भी हैं भारत में। भारत में पहली जो चुनौती है वह है हमारे यहाँ डिजिटल लिटरेसी कम है। डिजिटल लिटरेसी को इस रूप में समझिए कि तकनीकी के क्षेत्र में हमारी साक्षरता काफ़ी कम है। आप किसी व्यक्ति से अगर पूछिए, आप व्हाट्सएप यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, इसके प्राइवेसी के नियम क्या हैं, इसके कंपनी के किस प्रकार की चीज़ों को, आपका डेटा कहाँ स्टोर होता है, कुछ जानकारी वो तो नहीं बता पाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो डिजिटल लिटरेसी रेट कम है, इससे क्या होता है, कई बार लेन देन में हेर फेर हो जाता है, कई बार साइबर क्राइम की घटनाएं हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से अगर हम सुपर ऐप बना भी देते हैं तो कहीं ना कहीं हमें डिजिटल लिटरेसी के क्षेत्र में, जागरूकता के क्षेत्र में काम करना होगा। साइबर क्राइम जैसी चुनौतियों से भी हमें निपटना होगा, उसके लिए भी हमें प्रयास करने होंगे। साथ ही साथ डेटा की जो सुरक्षा है या गोपनीयता है वो बहुत ही ज़्यादा अहम मुद्दा है। अभी आपने देखा फेसबुक पर आरोप लगा कि वो किसी पार्टी विशेष के प्रति नरम नीति अपनाती है और इस तरह से वह जो पार्टी फेसबुक है वह किसी खास विचारधारा वाले लोगों को प्रमोट करती है। तो अगर ऐसा हो जाए, या लोकतंत्र में जो है कि सबसे बड़ा मूल्य जो होता है मत का मूल्य, किसी पार्टी को अगर आपके डेटा, आपकी पसंद नापसंद के विषय में पता चल जाए तो क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं हमारी गोपनीयता भंग हो सकती है। खासकर जब आप जो है कि सोचिए कि आप एक मोबाइल रखते हैं, आप अपने फैमिली के फोटोज वगैरह रखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, ये सभी चीज़ें प्राइवेसी के अंतर्गत आती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर सुपर ऐप बन भी जाता है, लेकिन उस सुपर ऐप से बनने से पहले हमें डेटा की जो है कि सुरक्षा को लेकर भी काम करना होगा। और भारत में इस समय बच्चों के पास मोबाइल का जो रेशियो है तेज़ी से बढ़ रहा है, इंटरनेट का प्रयोग तेज़ी से कर रहे हैं। तो कहीं ये भी देखना होगा, ऐसा ना हो कि एक सुपर ऐप में इतने ज़्यादा चीज़ें ऐसी हों जिससे क्या हो, लोग समय केवल इसी पर बिताने लगें। आप एक बच्चे से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वह बहुत ही मेच्योर तरीके से मोबाइल का यूज करेगा। एक बच्चे को गेम खेलने के लिए दे दीजिए, एक सुपर ऐप है, बार बार उसको गेम रिकमेंड कर रहा है, वह देखेगा, उसका समय बर्बाद होगा। तो कहीं ना कहीं हमें इस क्षेत्र में भी ध्यान देना होगा कि जो आने वाली जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, उसको इंटरनेट का सदुपयोग कैसे कराया जाए, कैसे इंटरनेट के दुरुपयोग से उसको बचाया जाए, ये भी हमें ध्यान देना होगा। साथ ही साथ जब सुपर ऐप बन जाएगा तो आप एक ही जगह बैठ के खरीदारी कर सकते हैं, दुनिया की कोई चीज़
मंगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो दुकानदार हैं छोटे मोटे, आपके बगल में जो दुकानें खुली हैं, ये सब क्या होंगी, इनके सामने दिक्कत आएगी। साथ ही साथ जो अगर मान लीजिए आप फास्ट फूड खाते थे, अब आप कहते हैं कि आप स्विगी से या जोमेटो से मंगाएंगे, तो सोचिए जो ठेला लगाने वाला व्यक्ति है वो तो क्या हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें यह भी समझना होगा कि ये जो तकनीकी इनोवेशन आएगा, इस तकनीकी इनोवेशन से ऐसा ना हो जो कम स्किल्ड लोग हैं उनको बेरोजगारी की जो है कि सामना करना पड़े। कुल मिलाकर भारत में अगर देखा जाए तो सुपर ऐप के विकास को लेकर काफ़ी संभावनाएं हैं और कुछ चुनौतियां हैं। इन्हीं चुनौतियों का समाधान कर कर हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। डेटा के स्थानीयकरण, डेटा सुरक्षा हेतु और इसी चीन सब चीज़ों पर विचार व्यक्त करने के लिए वर्ष 2017 में न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसने डेटा सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए सजा के प्रावधान का सुझाव दिया था। और इसी को देखते हुए व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 में व्यक्ति के डेटा के संदर्भ में नागरिकों के अधिकारों, कंपनियों के उत्तरदायित्वों, कानूनी प्रावधानों के संदर्भ में नियम बनाए गए हैं जिससे डेटा का दुरुपयोग ना हो सके। तो कुल मिलाकर हमने जितने प्रयास किए हैं उसमें अभी सुपर ऐप के विकास की जो हमारा स्टेज है काफ़ी अनुकूल है। कुछ चुनौतियां हैं जिनको दूर हम कर सकते हैं। इसमें कुछ टाइपिंग एरर था, इसलिए आप परेशान मत होइएगा। जो आपको PDF मिलता है उसमें टाइपिंग एरर को हम लोग सही करके देते हैं। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे टॉपिक पर, श्रीलंका का जो 19वां संविधान संशोधन है, आखिर वो चर्चा में क्यों है उस पर हम बात करेंगे। देखिए, इंडिया से दक्षिण की ओर देखिए एक छोटा सा जो है कि द्वीपीय देश के रूप में दिखाई दे रहा है एक देश, वह श्रीलंका। श्रीलंका का आधिकारिक नाम श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य है। यह एक द्वीपीय देश है जो भारत से मात्र 31 किलोमीटर की दूरी पर है। अर्थात जो हमारा लास्ट पॉइंट है वहां से श्रीलंका का जो लास्ट पॉइंट है वो 31 किलोमीटर की दूरी पर। 1972 तक इसे सीलोन के नाम से जाना जाता था। 1972 में अर्थात 1972 में नाम बदल कर हमने लंका कर दिया। फिर उसको हमने और सम्मानजनक बनाने के लिए, मतलब यहाँ के लोगों ने सम्मानजनक बनाने के लिए क्या कर दिया, 1978 में इसका नाम श्रीलंका कर दिया। 4 फरवरी 1948 को यूनाइटेड किंगडम से यह देश आज़ाद हुआ। इसके बाद इस देश ने अपना संविधान बनाकर शासन चलाना आरंभ किया। इस समय जो है कि श्रीलंका की जो सत्ता है इस पर राजपक्षे जो परिवार है उसका शासन है। अर्थात वर्तमान समय में महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं, तो वहीं गोटबाया राजपक्षे जो उनके भाई हैं यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो इस तरह से देखेंगे परिवार के ही 2 लोगों के पास जो है कि यहाँ की सर्वोच्च सत्ता है। इससे पहले वर्ष 2005 से लेकर 2015 तक राजपक्षे परिवार यहाँ शासन कर चुका है। ध्यान रखिएगा ये समय 2005 से लेकर 2015 तक अर्थात लगभग 10 था। इसी समय श्रीलंका में क्या हुआ था कि जो गृह युद्ध चला आ रहा था 1983 से लेकर वह 2009 में समाप्त हुआ। और समाप्त कैसे हुआ, जब यहाँ की सरकार ने मिलिट्री के माध्यम से लिट्टे का सफाया कर दिया। यहाँ पे एक अलगाववादी गुट था लिट्टे, और जो कि 1983 से यहाँ पर संघर्ष कर रहा था। 2009 में इसको समाप्त कर दिया गया और इस समय सत्ता पर थे राजपक्षे परिवार। अब जब यह 2009 में इनको समाप्त किया गया तो राजपक्षे परिवार को यहाँ के और जो लोग थे जो इस गृह युद्ध से नाराज थे उनका काफी भारी समर्थन इसमें प्राप्त हुआ। और उन्होंने जब 2010 में चुनाव हुए तो बड़ी ही मतों से क्या किया, राजपक्षे परिवार को दोबारा सत्ता सौंपी। अर्थात 2005 से 10 तक का इनका कार्यकाल और फिर 2010 से 15 तक का कार्य। तो 2010 में जब यहाँ पर चुनाव हुए तो राजपक्षे परिवार को यहाँ पर काफी समर्थन मिला कि इन्होंने गृह युद्ध से अपने देश को आजाद करा। लेकिन यह जो लिट्टे का सफाया किया गया, जो गृह युद्ध चला, इस संघर्ष में 80,000 से अधिक लोग मारे गए थे और श्रीलंका की सरकार पर मानव अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगता है, खासकर जो अल्पसंख्यक समूह थे। कई तरह की चीजें उठी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल पर, लेकिन खैर वो अलग चीज है। बस हमें ये समझना है कि आखिर जो राजपक्षे परिवार था वह 2015 तक जब है तो उसने किस प्रकार जो है कि अपनी सत्ता पर पकड़ मजबूत बनाई होगी। श्रीलंका की जनता ने जब 2010 में चुनाव में इनको बहुमत सौंपा तो उसके बाद इस सरकार ने संविधान में 18वां संविधान संशोधन किया। 18वां जो संविधान संशोधन किया उसमें क्या कहा गया कि किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु निर्धारित सीमा समाप्त कर। अर्थात ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही बार राष्ट्रपति बन
बन सकता है, कितनी बार भी बन सकता है। कारण क्या रहा होगा, राजपक्षे परिवार चाहता होगा कि हम और भी बार क्या करें, सत्ता पर काबिज हों। फिर ये भी अगला किया गया 18वें संविधान संशोधन के तहत कि जो 10 सदस्यीय संवैधानिक एक परिषद थी उसकी जगह 5 सदस्यीय संसदीय परिषद को बनाया गया। संसद में किसके सदस्य होंगे, विजयी पार्टी के। तो यह क्या करेंगे, वह कार्य करेंगे जो संवैधानिक परिषद करती थी। कुल मिलाकर संवैधानिक परिषद को क्या कर दिया गया, साइड लाइन कर दिया गया। इसी के साथ ये भी कहा गया कि कई जो स्वतंत्र आयोग थे उनको राष्ट्रपति के अधीन कर दिया गया, जिसमें कई बार कहा जाता है चुनाव आयोग भी शामिल था। इसी के साथ जो 18वां संविधान संशोधन था इसमें राष्ट्रपति को कई ऐसी शक्तियां दे दी गई इस 18वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो संसद सदस्यों को प्राप्त होती है, ना कि राष्ट्रपति को। तो इस तरह से जो संसदीय विशेषाधिकार था वो भी राष्ट्रपति को दे दिया गया। लेकिन 2015 में यहाँ चुनाव हुए और यहाँ के जो राष्ट्रपति बने वह बने मैत्रेयी सिरिसेना और यहाँ के जो प्रधानमंत्री बने वह रानिल विक्रमसिंघे। तो यह लोग 2015 से 2019 तक क्या करेंगे, अब शासन करेंगे। और इसी सरकार ने क्या किया, 19वां संविधान संशोधन कर दिया। और 19वां संविधान संशोधन करके इन्होंने क्या किया कि 18वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि राजपक्षे परिवार के द्वारा किया गया था उसमें जो राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां दे दी गई थी उन शक्तियों में क्या कर दी, कटौती कर दी। अर्थात आप ये कहें 18वें संविधान संशोधन से मिली हुई शक्तियों को समाप्त करके पुरानी वाली व्यवस्था को इन्होंने कायम कर दिया। अब देखिए 19वें संविधान में किया क्या गया था। 19वें संविधान संशोधन में पहला तो ये था कि राष्ट्रपति और संसद के कार्यकाल को 6 साल से कम करके 5 साल कर दिया गया। दूसरा क्या किया गया, राष्ट्रपति का पद पुनः 2 कार्यकाल की सीमा लागू कर दी गई, अर्थात एक व्यक्ति 2 ही बार क्या कर सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। तीसरा कहा गया कि राष्ट्रपति द्वारा संसद को भंग करने के संदर्भ में जो उसकी शक्ति उसको कम किया जाता है और राष्ट्रपति संसद को जो भंग करेगा वह तभी कर सकता है जब 4 वर्ष 6 माह का अवधि बीत जाए, अर्थात जब उसकी कार्य अवधि समाप्त होने वाली हो, अर्थात 5 वर्ष का जो कार्यकाल है वो समाप्त होने वाला हो, तभी क्या कर सकता है, इसको भंग कर सकता है। अर्थात राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसमें कटौती की जा रही है और इसलिए की जा रही है क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों को 18वें संविधान संशोधन द्वारा बहुत बढ़ा दिया गया था। चौथा क्या था कि संवैधानिक परिषद को जो है कि पुनः क्या किया गया, बहाल किया गया, जिसको 18वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। और साथ ही साथ जितने भी आयोग थे उनको फिर से स्वतंत्र कर दिया गया। ये भी कहा गया कि जो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही क्या करेगा, राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, अर्थात राष्ट्रपति ऐसा नहीं कि किसी को बुलाकर मंत्री और प्रधानमंत्री बना दे। यह भी कहा गया था इस संविधान संशोधन में कि दोहरी नागरिकता धारण करने वाले जो व्यक्ति हैं वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और जब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति के पास दोहरा जो है कि नागरिकता है उसको इससे बाहर हो गए वो। और उस समय जब यह लाया गया था 19वां संविधान संशोधन, उस समय राजपक्षे परिवार के 2 सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका और श्रीलंका के दोहरी नागरिकता रखते थे। तो अब देखिए अब क्या हुआ, जब यह राजपक्षे परिवार पुनः सत्ता में आया तो वर्तमान सरकार ने कहा कि नहीं, ये जो संविधान संशोधन है 19वां, ये हमारी शक्तियों को क्या करता है, लिमिटेड करता है। तो इन्होंने क्या किया है कि अब जो 19वें संविधान संशोधन के द्वारा जो प्रावधान किए गए हैं उनको फिर से पलटने की बात इन्होंने कर दी है, जैसा कि इन्होंने 18वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया था। अब क्या किया हुआ क्या है कि दरअसल श्रीलंका के राष्ट्रपति जो गोटबाया राजपक्षे हैं, संसद के उद्घाटन सत्र को इन्होंने संबोधित करते हुए कहा है कि 19वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों को समाप्त किया जाएगा। साथ ही साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति की पुरानी जो संवैधानिक स्थिति है उसको प्राप्त किया जाएगा, उसको दिया जाएगा। और राष्ट्रपति को पुलिस, न्यायपालिका, सार्वजनिक सेवा के लिए जो अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार मिला था वो भी अधिकार अब दिया जाएगा। इस तरह से क्या होगा कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही पदों पर एक परिवार का कब्जा है, तो सत्ता पर नियंत्रण रखना इनके हिसाब से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि नया संशोधन सभी लोगों के लिए एक देश एक कानून की अवधारणा को प्राथमिकता देगा। अब देखिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि चूंकि यहाँ के संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है और उससे ज्यादा ही बहुमत सरकार के पास है तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह जो 19वां संविधान
संविधान संशोधन है उसको समाप्त करने का ये जो प्रक्रिया श्रीलंका के द्वारा अपनाई जा रही चिंताजनक है। तो आने वाले समय में यदि यहाँ के राष्ट्रपति ताकतवर हो जाते हैं और वह जो है कि श्रीलंका के पक्ष लेने वाले हो जाते हैं तो भारत के लिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी। हालांकि वर्तमान समय में श्रीलंका जो है कि कई प्रकार के जो है कि चाइनीज चुनौतियों का सामना कर रहा है। भारत के साथ उसके संबंध ठीक हैं, बावजूद इसके जो है ये राजपक्षे परिवार जो वहाँ का है वह भारत के समर्थन में कम रहता है, श्रीलंका के समर्थन में ज़्यादा रहता है। जितने भी चाइनीज बड़े इन्वेस्टमेंट देखेंगे वह राजपक्षे परिवार और सत्ता के दौरान ही हुए हैं। तो आने वाले समय में भारत को भी इस पर थोड़ा नज़र रखना होगा, क्योंकि यह हमारा एक पड़ोसी देश है और हम यहाँ पर रहने वाले जो तमिल समुदाय के लोग हैं उनके हितों की रक्षा भारत की प्राथमिकता में है। तो आने वाले समय में यह जो संविधान संशोधन किया जाएगा इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इसको अगर कोई इसमें अपडेट आएगा जिसमें भारत सरकार का संदर्भ आता है तो मैं जरूर अपडेट करवाऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।